नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YCT यूथ पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आइए देखते हैं। पहले देखो, यहां शुरू करते दर्पण के बारे में जाने थे। उसके बाद जो है फिर दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण ये पहला नंबर, दूसरा नंबर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर मैंने जाना था दोस्तों किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज दो प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार जानेंगे और फिर हम जानेंगे दोस्तों प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रकाश के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक स्टेप बढ़िया नोट्स बनाते हुए चलना, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। जहां पे आपको, जिस पॉइंट पर आपको नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी गारंटी है, जो बच्चे ध्यान से देख ले इस वीडियो को, एक एक पॉइंट लिख ले, आपको ना साइंस में नंबर 1 बना के रहूंगा, याद रखना। ठीक है, आइए तो ये हेडिंग लगाते हैं दोस्तों। हेडिंग हमारा ये है, हेडिंग हमारा क्या है दोस्तों? प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। थोड़ा लंबी हेडिंग है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा, याद रखना। ठीक है, हाँ, समझ में निश्चित रूप से आने वाला है यहाँ पे। आइए, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक, चलिए एक एक पॉइंट शुरू करेंगे। और प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रकाश का व्यवहार है, जैसे आम आदमी का किसी दूसरे आदमी के प्रति, आपका अपने मित्र के प्रति व्यवहार होता है, सेम वैसे ही दोस्तों प्रकाश का व्यवहार होता है। तो पहला व्यवहार किस पर होगा? वस्तुओं के प्रकार। यहां पर एक पॉइंट देखो, वस्तुओं के प्रकार। तो पहला वस्तु क्या है, जरा ध्यान देना। पहला है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूमिनस बॉडीज। क्या लिखा है? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करें। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं, गलत हो गया। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों। जैसे अगर सूर्य को देखना है तो सूर्य जब प्रकाशित होगा, सूर्योदय होगा,
तभी आप सूर्य को देख सकते हैं। एक कमरे में पूरे कमरे को बंद कर दो, अगर आपको विद्युत बल्ब देखना है तो इस विद्युत बल्ब को जलाना पड़ेगा। एक कमरे में लालटेन रख दो, लालटेन जलेगा तो आपको ही लालटेन दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सब क्या है, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। मोमबत्ती हो गया, जुगनू हो गया, ये खुद प्रकाश बनाती है। तो ऐसी वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। यहां लिखना, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर उदाहरण के लिए बात करें हम, तो जैसे सूर्य हो गया दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, मोमबत्ती, लालटेन, जुगनू, ये ऐसे वस्तु हैं दोस्तों जो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु हैं, और ये वस्तु स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से? स्वयं के। अब आइए दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? अदीप्त। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। तो दोस्तों यहां पे सेकेंड नंबर आ जाओ, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु के बारे में समझते हैं। अब ये अ शब्द लग गया, उसमें अ नहीं था। दीप्त वस्तु पहले नंबर में, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु की डिफिनीशन मैंने बताया, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड में काम कर रही हैं, और यहाँ पे अ लग जाने से ये दूसरे पर निर्भर कर जाए। जैसे हमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो राड लगी है, 17 राड लगाए हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से हम आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, आपका घर हो गया, इनको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती। आदमी को देखने के लिए प्रकाश को जरूरत पड़ती। पूरा अंधेरा कर देंगे, पूरी लाइट बुझा देंगे, तो क्या आदमी को देख पाओगे? ना, जब तक टार्च नहीं जलाओगे, जब तक सूर्योदय नहीं होगा, तब तक किसी भी वस्तु के, पृथ्वी के किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते जिसमें प्रकाश नहीं है, क्योंकि वो सारी वस्तुएं जिसमें प्रकाश नहीं है वो देखने के लिए प्रकाश पर निर्भर करती है। तो ऐसी वस्तुएं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसकी डिफिनीशन में कहेंगे, वे वस्तुएं
जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, आदमी हो गया, साइकिल हो गया, घर हो गया, पुस्तकें हो गई इत्यादि। तो इसकी डिफिनीशन में लिखेंगे, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें हम लोग, तो कुर्सी, मतलब कुर्सी को देखना है तो या तो सूर्योदय होगा या लाइट जलानी पड़ेगी। मेज, आदमी, घर, ईंट, पत्थर इत्यादि। तो दोस्तों, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हो, जो दूसरों पर निर्भर हो, जिनको देखने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करें, प्रकाश का इस्तेमाल करें, तो समझ लेना वो कौन सी वस्तु है। तो वो है हमारा अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, स्फुरदीप्त वस्तु। स्फुरदीप्त वस्तु। स्फुरदीप्त वस्तु क्या है? स्फुरदीप्त वस्तु जरा ध्यान देना, ध्यान देना दोस्तों, पहले समझो। स्फुरदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं और फिर बाद में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उसे हम स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा। दोस्तों, जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए ये स्फुरदीप्त वस्तु है। ठीक है। और एक रेडियम होता है जो हाईवे पर लगा होता है या गाड़ियों में पट्टी के रूप में लगा होता है, उस पर लाइट पड़ेगी, बहुत तेज चमकेगा। सड़क पर सफेद जो पट्टी लगी होती है वो रेडियम पट्टी होती है ना। तो ये इन पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी बहुत तेजी से चमकेगा, ये रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए हाईवे पर और गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। तो स्फुरदीप्त वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करें तथा बाद में प्रकाश का उत्सर्जन कर दें, उसे हम स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो लिखिए हमारे साथ, क्लास 10th वाले स्टूडेंट, वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं तथा बाद में
उत्सर्जित उत्सर्जित करती हैं उसे उसे स्फुरदीप्त वस्तु कहते हैं। स्फुर दीप्त वस्तु कहते हैं। दोस्तों ये ऐसी वस्तु हैं जो पहले प्रकाश को क्या करेंगी, अवशोषण, और फिर बाद में प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए चंद्रमा, कामा रेडियम, ये ऐसी वस्तु हैं दोस्तों जो पहले प्रकाश को शोषित करेंगी और फिर बाद में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट बॉडीज क्या है? अब देखो हेडिंग क्या लगी थी शुरू में कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार बता दो। तो अब ये पारदर्शी वस्तु का क्या मतलब है कि हम एक ऐसी वस्तु लें जिस पर प्रकाश डालें, यानी पारदर्शी वस्तु पर प्रकाश का क्या व्यवहार पड़ेगा। तो जैसे हम सादा कांच लें जिसके आर पार हम देख सकें, उस पर प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। क्यों सादा ही कांच ले रहे हैं? क्योंकि यहां पर लिखा है केवल पारदर्शी वस्तु लेना। तो अगर हम सादा कांच लेंगे और टार्च मारेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। सादा पानी लेंगे, प्रकाश मारेंगे तो आर पार हो जाएगा। तो कोई भी पारदर्शी वस्तु लो, उस पर जैसे ही प्रकाश का व्यवहार कराओगे प्रकाश इस पार से उस पार हो जाएगा। तो ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इसे डिफाइन कैसे करोगे? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे सादा कांच और सादा पानी। तो यहां लिखना है वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार हो जाता है। आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। से पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में ये भी लिख लो भाई, सादा कांच, सादा कांच कामा सादा पानी इत्यादि। दोस्तों ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या हैं, पारदर्शी। अब अगला नंबर लेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। तीसरा नंबर चलेगा, 5वां। अपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? अपारदर्शी वस्तुएं
जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट, वो सभी इस पूरे परिभाषा को, पूरे लेक्चर को देखते जाएं। बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो, अपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं। अपारदर्शी वस्तुओं का मतलब है वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार नहीं होता। देखो, शब्द ही बता रहा है, ये खुद ही बता रहा है कि हम हैं क्या, अपारदर्शी, जिसके आर पार ना हो पाए। जैसे पत्थर, ईंट, घर, कुर्सी, मेज, इन पर प्रकाश डालो तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं। तो लिख लो, वे वस्तुएं, सही बच्चे लिखेंगे साथ साथ में, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर, जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार नहीं होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अब देखो, उदाहरण भी लिख लेते हैं इसमें। बहुत बढ़िया उदाहरण है भाई। उदाहरण क्या है? देखो, जैसे कुर्सी, मतलब अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु के सारे एग्जाम्पल इसमें आ रहे हैं। कुर्सी, मेज, कामा, घर, ईंट इत्यादि। ठीक है। आइए नेक्स्ट, अर्धपारदर्शी वस्तुएं अब आ जाएंगी। अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। दोस्तों, अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? अर्धपारदर्शी का मतलब जिनका आधा भाग प्रकाशित होता है और आधा भाग प्रकाशित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर वस्तु का आधा भाग प्रकाशित हो और आधा भाग प्रकाशित ना हो। जैसे तेल से लगा कोई मोटा कागज हो और चमकीला हो व्हाइट कलर का, उस पर एक तरफ हल्का बाल से तेल, जो बाल में तेल लगाते हो, हल्का सा खींच के लगा दो, उसमें देखोगे एक तरफ पूरा काला हो जाएगा तेल की वजह से, एक तरफ लगभग कम काला होगा, व्हाइट ही रहेगा। तो जिस तरफ काला है उस तरफ प्रकाश किरण मारो तो सारी किरणें वो काली वस्तुएं सोख लेंगी, है ना। तो जिस तरफ जब सोख लेंगी, लेकिन एक तरफ प्रकाश होगा और दूसरे तरफ प्रकाश नहीं होगा। ठीक है। तो जिस तरफ प्रकाश की किरणें एब्जॉर्ब कर लेंगी काली वस्तुएं, उस तरफ प्रकाश नहीं होगा, और जिस तरफ आप तेल नहीं लगाए उस तरफ प्रकाश होगा। तो यहां पर कहेंगे वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन पर
प्रकाश डालने पर, प्रकाश डालने पर वस्तु का आधा भाग प्रकाशित होता है, आधा भाग प्रकाशित तथा आधा भाग प्रकाशित नहीं होता है, नहीं होता। एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, इजी ग्रीक वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेसिया। तेल से लगा कागज, तेल से लगा कागज इत्यादि। दोस्तों ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आधा भाग प्रकाशित होता है और आधा भाग प्रकाशित नहीं होता है। अब आ जाइए दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, दर्पण के बारे में जान लिए थे, ये भी हो गया। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, मतलब कि अवतल दर्पण में कौन कौन से पॉइंट हैं जो जानने लायक है ना। अवतल हो गया, उत्तल हो गया, समतल हो गया। इन चीजों में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी है आगे के टॉपिक शुरू करने से पहले। दोस्तों इसमें प्राइमरी चीज है, जड़ है। इसको अगर आप नहीं समझोगे तो आगे की चीजों को नहीं जानोगे। और यहाँ पर हम एक आपकी नोट्स बनवा रहे हैं जिससे आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हो और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आइए अगली हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के प्रति। हाँ, ये तो हो गया ना। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है और अपने ऊपर विश्वास है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, निश्चित रूप से मैं कहूंगा। ध्यान से समझना। सबसे पहली नंबर हेडिंग मैं लगाऊंगा दोस्तों, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? SP, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर क्या है? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब इसका मतलब समझो। सबसे पहले एक कांच का गोला लो, ये कांच का खोखला गोला है, मैं यहां लिख देता हूं, कांच का
खोखला गोला, खोखला गोला। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? कांच का खोखला गोला है। अब मैं इसे 20 से काटूंगा और कोई कलर लूंगा यहाँ पे। मैं 20 से काट दिया। ठीक है, मैं 20 से इसे ऐसे काट दूंगा। कटर से कट गया। अब इसके दो पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट ये मिल जाएगा, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे दो पृष्ठ मिले हैं, एक उत्तल मिला है, एक अवतल। ये क्या है? ये दोस्तों उत्तल है, उभरा हुआ, बाईं ओर उभरा है, और ये बाईं ओर दबा हुआ है, तो ये अवतल हो जाएगा। अभी ये पृष्ठ है, पारदर्शी पृष्ठ। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, चूंकि गोलीय दर्पण शब्द अभी नहीं बताया है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। अब ये उत्तल अवतल बन गया। अब इसको दर्पण बनाने के लिए इसके दाहिने पृष्ठ पर कलई करोगे। दोस्तों कलई में क्या करते हैं? तो कलई में दो चीज करते हैं। एक पारे का लेप लगाएंगे, जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। ठीक है, इधर भी ऐसे कलई कर दो। तो यहां पर भी ऐसे कलई करना पड़ेगा। मैं ऐसे कलई कर दिया है। ठीक है, इसमें अंदर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? ये गोली दर्पण है। अभी उत्तल था, जैसे ही कलई किया उत्तल दर्पण बन गया। इसमें भी जैसे था कलई कर गया, अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट काम किए। वे गोली दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब इस गोली दर्पण में आगे बढ़ेंगे, हम पॉइंट से देखेंगे। दोस्तों यहां पे देखो, ये अवतल है, ये उत्तल है, बना। दोनों ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, ऐसे एक गोला बन रहा है। इसको भी मैं अगर ऐसे आगे बढ़ा दूं तो इसमें भी एक गोला बन रहा है। थोड़ा टेढ़ा हो गया गोला, लेकिन मानेंगे सीधा ही। अब देखो, इसको दर्पण बनाओ, कलई कर दो इसके दाहिनी ओर। इसके दाहिने ओर इसमें भी कलई कर देंगे। ठीक है, अब इस देखो, इस पूरे जो गोली दर्पण है, इस गोले का एक केंद्र होता है यहाँ। होता है कि नहीं? हाँ गुरुदेव, होता है। तो बना दो फिर। यहाँ पे देखो, एक केंद्र यहाँ बना दे रहे हैं, सी। इसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या दोस्तों? वक्रता केंद्र नाम है इसका। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है, यहां देखो, इन गोलीय दर्पणों को इसी गोले में से काटा गया। तो गोलीय दर्पणों को जिस गोले में से, इसी गोले में से, जिस गोले में से काटा जाता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जिसको लिखना होगा वक्रता केंद्र लिख सकता है।
एक पेज और लेते हैं। ठीक है, अब यहां दूसरा नंबर डाल दो, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को किससे? C से। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है, यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण को जिस गोले में से, जिस गोले में से काटा जाता है, जिस गोले में से काटा जाता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, से C से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आओ ध्रुव। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। ठीक है, आइए ध्रुव के बारे में जानो। देखो ये दोस्तों, ये क्या है? अब इसे मिटा देते हैं यहाँ पे। अब इसे मिटा दो, इसका काम हो गया। इसे भी मिटा दो। ठीक है, देखो ये जो बायां वाला भाग है ना, ये परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल। ठीक है, बायां वाला भाग परावर्तक तल और दायां वाला भाग कलाई किया गया तल, जिसमें ऐसे ऐसे लाइन खींची है छोटी छोटी। हमें ध्रुव के बारे में जानना है। देखो परावर्तक तल यहां से शुरू होगा, यानी M1 से लेकर M2 तक। ये M1 M2 क्या जानते हो? ऐसे सीधे जैसे अगर इसका रास्ता बंद कर दे तो ये M1 और M2 ये दर्पण का द्वारक बोला जाता है। जैसे आपके घर का एक द्वार होता है, उसे हम द्वार को द्वारक भी बोल सकते हैं, ऐसे इस दर्पण का भी एक द्वारक है। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक M1 M2 है, और M1 से लेकर M2 तक ये परावर्तक तल होता है, और M1 से लेकर M2 तक परावर्तक तल होता है। और परावर्तक तल का यहाँ बीच से पॉइंट लो, यहां से आधा इस तरफ छोड़ दो परावर्तक तल, आधा नीचे छोड़ दो, तो ये बीच वाला जो भाग बचेगा इसी को बोलेंगे ध्रुव। यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे ये कटोरी है, कटोरी के ये बीच वाला मिडिल वाला भाग, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है, आइए देखते हैं भाई ध्रुव कहाँ गया। ध्रुव 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 लिख लेते हैं। परावर्तक तल के, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे
पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और देखो आगे नेक्स्ट, ध्रुव भी हो गया। अब आ जाइए मुख्य अक्ष बताते हैं आपको। अगला नंबर मुख्य अक्ष। मुख्य मुख्य अक्ष ओरिजिन। मुख्य अक्ष को पीसी से, मुख्य अक्ष को किससे? पीसी से। देखो पीसी क्या है, देखो जरा, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र है ना, इसे मिला दिया दोस्तों। इसे हम क्या बोलेंगे? एक ध्रुव यहां बना दो इसका भी। तो ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इसे मिलाने वाली रेखा को ध्रुव मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या मिला दे? मैंने कहा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे दोस्तों मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे दो डिफिनीशन मिली। पहला, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, ये हो गया। और दूसरी डिफिनीशन, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। मुख्य अक्ष पहले लिखो, तो लिखेंगे ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे पीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पीसी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद मैंने मुख्य फोकस बताया था, फोकस, मुख्य फोकस। आइए दोस्तों नेक्स्ट, अब हम मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। अगला नंबर क्या है? 5 नंबर चलेगा। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। अभी मुख्य फोकस की डिफिनीशन क्या बोले थे? क्या बोले थे भाई? देखो, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव वक्रता केंद्र के मध्य के बिंदु को, ये जो मध्य का बिंदु है, इसी को कहेंगे मुख्य फोकस। तो डिफिनीशन में क्या लिखोगे? ध्रुव
ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, अब आ जाओ वक्रता त्रिज्या। अगला नंबर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, वक्रता त्रिज्या क्या है भाई, ध्यान से देखते रहो। मैं आपकी एकदम अच्छे वाली नोट्स बनवा दूंगा, साथ ही साथ आराम से बता रहे हैं। अच्छे से आप याद भी कर सकते हैं, अच्छे से याद भी हो जाएगा। बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मेरे को। क्या देना पड़ेगा दोस्त? समय। समय लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा ना कि मजा आएगा, समझ लो मजा। चलिए, वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। ये P से लेकर C के बीच की दूरी जो होती है, यही वक्रता त्रिज्या होती है। एक चीज और देख लो, फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से कहां तक? ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि P और C का मध्य बिंदु F होता है, तो जितनी दूरी P से लेकर F तक है, उतनी ही दूरी F से लेकर C तक भी है। ठीक है। तो अगर आपसे वक्रता त्रिज्या की कोई डिफिनीशन पूछ लेता है, तो आपको बताना है ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आइए हम पहले वक्रता त्रिज्या देखते हैं। तो यहां लिखेंगे ध्रुव यानी P एवं शॉर्टकट में लिखते हैं C यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये तो जानते हुए इसे किस से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य फोकस दूरी 8 नंबर। थोड़ा फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी को F से। और अभी मैंने आपको फोकस दूरी की भी डिफिनीशन बताई कि ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे
ऐप से प्रदर्शित करते हैं, ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। देखो, P से लेकर C तक के बीच की दूरी R है और P से लेकर C तक ही दो लोग हैं, यानी PF और FC। तो यहां चित्र से हम यहीं पे निकाल लेते हैं कि ये जो PC है, P से C की दूरी, ये PF धन FC के योग के बराबर है। PF धन FC, ध्यान से देखना, P से C के बीच की दूरी PF धन FC के बीच की दूरी के बराबर है। PC यानी R, PF F और FC भी F। F में F जोड़ेंगे 2F हो जाएगा। यहां से F की वैल्यू निकालोगे, F बराबर R/2। तो ये फोकस दूरी के लिए सूत्र है, आप यहां लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो दोस्तों। टू F बराबर R, यानी F बराबर R/2। ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया ना, कहाँ से आया। तो दोस्तों यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित जो छोटी की छोटी परिभाषा थी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसकी डिफिनीशन, उसके रूल्स, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताएंगे। क्या बदलेगा अगर किरणें दर्पण पर पड़ेंगी, तो उसमें जो 8 गुण होते हैं, चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये किरणों का गुण होता है। किरण के अंदर ये सारी चीज उपस्थित होती हैं। किरण की चाल क्या है, किरण की आवृत्ति, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, ठीक है, चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, रंग, उसमें से 8 में से कौन सी चीज बदलेंगी, कौन सी चीज नहीं बदलेंगे, है ना। जो कि आपके ऑप्शनल में पूछे जाते हैं वो सारी चीज बताएंगे, बट ये अगले लेक्चर में चलेगा। तो ये हमारा जो दूसरा लेक्चर है कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।